नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड हाउस 2.0 पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मतदान के प्रति बेरुखी हमारे देश में कोई आज की समस्या नहीं है। यह बात सच है कि पिछले वर्षों में देश में होने वाले विभिन्न स्तर के चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा ही है। फिर भी हम हर मतदाता को मतदान केंद्रों तक लाने में सफल नहीं हो पाए हैं। लंबी कतारों में वोट देने का झंझट, मौसम की मार व असक्तता जैसे कई कारण मतदान से विमुख करने के होते हैं। लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि जब डिजिटल दौर में सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो फिर वोटिंग के लिए यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा सकती। बिहार के नगर निकाय उपचुनावों में मोबाइल ऐप से सफलतापूर्वक हुई ई वोटिंग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। देश में पहली बार चुनावों में मोबाइल ऐप के जरिए हुई वोटिंग में बूथ पर हुए मतदान से ज्यादा मत पड़े। ई वोटिंग वैसे तकनीक के दौर में नया नहीं रह गया है। विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों को लेकर जनता की राय जानने के लिए ऐसा करती आई है। कोरोना संक्रमण के दौर में हमने नेताओं की डिजिटल रैलियों तक को देखा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ई वोटिंग की दिशा में हम आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। बिहार के प्रयोग को इसकी शुरुआत माना जा सकता है। पिछले आम चुनावों में बुजुर्गों व शारीरिक रूप से अशक्त लोगों को उनके घर जाकर मतदान कराने की सुविधा दी गई थी। हमारे यहाँ पोस्टल वोटिंग का प्रावधान भी है। ई वोटिंग को इन सुविधाओं का विस्तारित और आधुनिक रूप ही कहा जा सकता है। आज जब इंटरनेट व बिजली की सुविधा दूर दराज तक पहुंच गई है, ई वोटिंग को पूरी तरह नहीं तो चरणबद्ध रूप से लागू किया जा सकता है। इससे मतदाताओं के समय व श्रम की बचत तो होगी ही, लोकतंत्र के महायज्ञ कहे जाने वाले चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी संभव हो सकेगी। वैसे भी भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है कि प्रत्येक मतदाता को मतदान करने का मौका मिले। यह तर्क जरूर दिया जाता रहा है कि भारत में अभी मतदाता तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं है कि ई वोटिंग की प्रक्रिया समझ सकें। मोबाइल ऐप पर पंजीकरण से लेकर पहचान व लॉग इन तक की प्रक्रिया में भी संदेह इस बात का भी व्यक्त किया जाता है कि दुरुपयोग व फर्जीवाड़ा यहाँ भी संभव है। लेकिन हर समस्या का समाधान भी तलाशा जा सकता है। ईवीएम के जरिए मतदान शुरू हुआ तब भी कई सवाल उठे थे। ये सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन ईवीएम के विश्वसनीय न होने को लेकर ठोस प्रमाण आज तक सामने नहीं आए हैं। मोटे तौर पर देश चुनावों को लेकर
साल दर साल बढ़ने वाले खर्च को बचाने व चरणों में होने वाले मतदान की प्रक्रिया को रोकने के लिए ई वोटिंग बेहतर उपाय हो सकता है। ऑनलाइन वोटिंग असंभव कतई नहीं है। जरूरत सही तकनीक का इस्तेमाल कर सुनियोजित तरीके से लागू करने की है। बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हेरोइन की भारी खेप बरामद होना बड़ी चिंता की ओर संकेत है। संकेत इस बात का कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए राजस्थान में अपनी जड़ों को मजबूती देना शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में राजस्थान में हेरोइन, अफीम, गांजा, डोडा पोस्ट की अलग-अलग हिस्सों में बरामदगी, जब्ती और मादक पदार्थों की आपूर्ति के खुलासों पर नजर दौड़ाएं तो एक बड़ा खतरा यह भी सामने नजर आ रहा है कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। यूं तो यह कहा जा सकता है कि चौकसी बढ़ते जाने के कारण देश में मादक पदार्थों की भारी भरकम खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन अहम पहलू इस बात का पता लगाने का है कि आखिर ये मादक पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। साथ ही यह भी कि मादक पदार्थों की खपत देश के किन हिस्सों और समाज के किन वर्गों के बीच हो रही है। प्रदेश के हर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि मादक पदार्थ के उपयोगकर्ताओं की संख्या 292 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले दशक की तुलना में 20% अधिक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय करीब 100 करोड़ लोग विभिन्न नशीली पदार्थों के आदी है। राजस्थान में भी नशा करने वालों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। गृह मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब वर्ष 2019 और 2021 के बीच 3 वर्षों में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीसी एक्ट के तहत दर्ज सबसे अधिक एफआईआर वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। जाहिर है इस काले कारोबार में लगे लोगों को संरक्षण भी मिला हुआ है। इस गठजोड़ को तोड़कर ही मादक पदार्थों की तस्करी के जाल को तोड़ा जा सकता है। स्टॉप।